महसा अमीनी का ईरानी पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल और इसके साथ साथ तैयब अर्दगान का यूएनजी में ये कहना कि कश्मीर एक बसीज्ड जगह है। अगरचे इस बार जो मुबस्सरीन कह रहे हैं पिछले सालों से कम उन्होंने कश्मीर पे फोकस दिया, लेकिन फिर भी बसीज कहना, इसका क्या मतलब है? क्या अपने मुस्लिम वोटर्स वो कार्व आउट करना चाहते हैं अनपॉपुलैरिटी के दौरान? हालांकि एससीओ में तो साइड लाइन मीटिंग भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ की थी। इस पे आज हम बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे जयशंकर जी के यूएनजीए में जो तकरीर हुई, उसमें उन्होंने जो पोजीशन ली वो वही है जो एससीओ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ली। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो जो हिट स्टेटमेंट है कि ये वॉर का एरा नहीं है। अमेरिका से लेके फ्रांस तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके खामोशी से चुपके इवन चाइना में भी उसको सराहा जा रहा है और रूस में भी आवाम उसको सराह रही है। और भारत की वर्ल्ड स्टेज पे जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल और भरपूर हो गई। ये सब बातें डॉक्टर शारदा जी के साथ हम करेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में ब्रेन बस में। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। बातचीत शुरू हम ईरान से करते हैं। ईरान वाइड प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं। एक लड़की जिसने हिजाब शायद नहीं लिया, हिजाब लॉ के मुताबिक वो हत्थे चढ़ गई ईरान की रिलीजियस पुलिस के हाथों। और जो ख़बरें हैं एलिजिडली कि उसको मार के पीट के उन्होंने जान से मार दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि इस पे एकदम से दुनिया फिर बोलना शुरू हो गई है। अब वो 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हलाक हो चुके हैं, ज़्यादातर नौजवान हैं और हज़ारों गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको पता है ईरानी रजीम जो है वो बड़ी मुश्किल रजीम है। तो वो बेचारी आम आवाम भी वहाँ दिक्कत में हो जाती है। तो आपको क्या कोई लगता है कि उनके रवैयों में कोई तब्दीली आएगी ईरानियों में? देखिए, 2 साल पहले बहुत बड़े वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी और यहाँ तो सिर्फ 30 मरे, वहाँ पर हज़ारों आदमी मरे थे। और उसके बाद उन्होंने 200-300 आदमियों को एक्सिक्यूट भी कर दिया। तो अगर हम उस हालात में जिस वक़्त के देश सारा जाग गया था वहाँ पर कुछ नहीं कर सकी आवाम, तो आज इस हालात में जो वो तो सारे ईरान में फैल गया था, ये तो सिर्फ एक तेहरान में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो जालिम हुकूमतें हैं वो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का आदमी प्रेशर डाल सकता। ईरान किसी प्रेशर के अंडर नहीं आने वाला। और जब तक उनके ये मतलब एक वन साइडेड हेडेड पॉलिटिशियंस रूल कर रहे हैं जी, उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ लगाई, इतने सैंक्शंस लगाई अमेरिका में, क्या हो गया उनका? क्या उनकी इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो गई? क्या वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं? ठीक है कि इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन जितना इफेक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं अंदर से जी उसकी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन बिकती रही मार्केट में, ब्लैक मार्केट में। यहाँ तक भी अभी मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा कि हिंदुस्तान ये दोबारा सोच रहा है कि हम ईरान से ऑयल ख़रीदें। तो जब इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर जो वहाँ के बैठे होते हैं नेता लोग, वो ये कहते हैं ठीक है हमारा काम चल रहा है, लोगों को हमने दबा के रखा हुआ है। पर मुझे ये बताइए कि किस हुकूमत में लोगों को नहीं दबा के रखा हुआ? जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप्स हैं, जहाँ पर भी प्रोलिटेरियन रजीम है, आप 57 मुस्लिम कंट्रीज़ को तो छोड़ दीजिए, उसमें 2-3 आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हैं, उसमें थोड़ी सी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान हुआ, टर्की हुआ, इस किस्म के 2-4 कंट्री। लेकिन बाकी जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर वन मैन रूल है, चाहे वो डिक्टेटर हैं चाहे वो राजे वहाँ बैठे हुए हैं। आप चाइना को ले लीजिए, 40 करोड़
लोगों को उन्होंने किस तरीके से दबा के रखा हुआ। आप पुतिन को देख लीजिए, पिछले इतने सालों में उसने कैसे अपने लोगों को, हालांकि वहाँ पर ईरान से ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन फिर भी दबा के रखा हुआ है। कुछ आपके जैसे कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वहाँ पर भी जो राजे बैठे हुए हैं उन्होंने भी लोगों को दबा के रखा हुआ। अफ़गानिस्तान, अफ्रीका में बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं। मैं इजिप्ट की बात करना चाहता हूँ सबसे पहले, कि देखिए किस तरीके से वहाँ पर आर्मी जो है वो रूल कर रही है। तो जहाँ पर इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जहाँ पर इस किस्म के रूलर्स होंगे, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? क्या वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन करने से जी कुछ फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली होता है। देखिए अल्टीमेटली जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो यस, बड़े बड़े रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखे। मुझे याद है चार्ल्स फर्स्ट 14th सेंचुरी में क्रॉमवेल ने रेवोल्यूशन किया कि डेमोक्रेटिक सेटअप हमने लाना है जी। वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहा, खुद मतलब किंग बन गया, और उसने चार्ल्स की गर्दन भी काट दी। फिर दोबारा चार्ल्स का बेटा यूरोप से लेके वो उसको आए, चार्ल्स सेकंड बनाया, अब चार्ल्स थर्ड बन गया किंग। तो ये जब इस किस्म की मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप होती है ना, वहाँ पर लोग अपनी जान को बचाने के लिए हैं जी कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ चलती रहे। लेकिन कितनी देर तक आप दफना सकोगे उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं? फॉर हाउ लॉन्ग? अल्टीमेटली पीपल विल नॉट केयर कि वी वेदर वी डाई और नॉट। रेवोल्यूशन ऐसे ही होते हैं, गवर्नमेंट ऐसे ही चेंज होती हैं। सो लेट अस सी। आई डाउट वेरी मच। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये जो रेवोल्यूशन की शक्ल आप बता रहे हैं, ये पहले ऐसा होता था। मुझे तो अब ऐसा एटलीस्ट कोई 40 साल से होता नज़र नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि रेवोल्यूशन लाने वालों का एक बहुत ही क्लियर एजेंडा होना चाहिए, बड़ी लीडरशिप होनी चाहिए। रिसोर्सेज की चले हम बात नहीं करते, बहादुर लीडरशिप हो और क्लियर एजेंडा हो और आवाम के मैसेज हो। ये नहीं है कि हर 2-3 साल बाद किसी बात पे लोगों को उबाल आए। मैं कह रहा था, तो ये कंटिन्यूस जब तक चीज़ ये ना हो, रेवोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। फिर लोग भी ये देखते हैं कि हम क्यों अपनी जानें गंवाएं। आज के ज़माने में चूँकि पहले ये पता नहीं होता था कितने लोग मारे गए, वो कहीं कुछ 40 मारे जा रहे हैं, कहीं 100, तो वो लोग ये समझते थे कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं बस सिर्फ हम में ही हैं, 3-4-5 लोग मारे गए हैं। वो बाद में जब डाटा इकट्ठा होता था तो पता चलता था कि कितने मारे गए हैं। अब तो वो डाटा 5 मिनट में इकट्ठा हो जाता है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो लोग फिर डर जाते हैं। लोग फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ना तो लीडरशिप है, ना कोई बहुत मैसिव पब्लिक पावर है। अब देखिए ईरान में ही अब ईरानी सरकार ने काउंटर प्रोटेस्ट का अरेंज कर लिया। अब वो काउंटर प्रोटेस्ट शायद आज से शुरू होने वाले हैं, जिसमें वो लाखों लोग इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि वो सरकारी मशीनरी है। अच्छा, अब वो उधर खड़े हैं बेचारे, कोई 1000-2000 या 10,000, इधर 2 लाख लोग आ गए, वो मस्जिदों से लोग निकल आएंगे, चूँकि वो तो उनके मुलाजिम हैं या उनके रजाकार हैं। आज फ्राइडे है, ऑफ कोर्स प्रेयर के बाद जी वो सारे मशहद की जो है मस्जिद, मैं वहाँ पे गया हूँ कई बार। तेहरान की इमाम खुमैनी का जो टॉम है और वो जो पूरे का पूरा कंपाउंड है कुम के पूरे का पूरा, तो वो फिर जब वहाँ से आयतुल्ला खामेनाई के सपोर्टर निकलेंगे तो वो तो लाखों में निकलेंगे, ये बेचारे तो हज़ारों में हैं। अच्छा, फिर वो काउंटर क्लैश हो जाएगा। अब तो वो ये है ना जी कि पुलिस उन पे जुल्म करती है, फिर वो ईरानी सरकार कहेगी जी ये तो अवाम का अवाम से झगड़ा है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो डॉक्टर साहब सिचुएशन बड़ी ये गंभीर है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ईरान के लिए आवाज़ उठाई जाती है वो तभी उठती है जब वहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड आवाज़ उठाए भी जी तो क्या कर सकते हैं? क्या वो अपनी फौजें भेज सकते हैं वहाँ पर? विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मैक्सिमम एक कोई ख़ास ग्रुप हो उसको फाइनेंशियली एंड अदरवाइज हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर ग्रुप कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा ईरान में जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट
एक इस किस्म की एक मूवमेंट क्रिएट कर सके। जब तक वो ग्रुप क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई भी फॉरेन जो गवर्नमेंट है वो हेल्प नहीं कर सकती। नहीं हेल्प की सर नहीं ज़रूरत। मैं जब आवाज़ की बात करता हूँ ना कोई वहाँ पे फ़ौजें भेजने की ज़रूरत है, चूँकि उससे भी मसाइल हल तो नहीं होते ना ये कोई प्रैक्टिकल है ना ये ईजी काम है। एटलीस्ट मीडिया पे आज का मीडिया सोशल में तो बहुत आया, ठीक है, लेकिन जब ये कोई अब ये वाकया आया तो मीडिया पे बहुत आ रहा है ना। जो ही ये वाकया दबेगा फिर सब सो जाएंगे। नहीं फिर देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि फिर क्या होगा मीडिया में? यही होगा कि वहाँ पर ईरान में जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो आते रहते हैं। ईरान जो है वो बड़ा न्यूक्लियर वेपन की तरफ चल रहा है। इस किस्म की हैं खबरें हैं ना। राइट। और वो किस तरीके से खबरें दे, क्योंकि इनकी अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए पिछले 3 साल से तो कोविड ने सारी दुनिया को घेर रखा है। राइट। अब उसके ऊपर यूक्रेन की वार आ गई। अब उसके बाद पुतिन का ये एक बहुत बड़ा आगे स्टेटमेंट कि मैं न्यूक्लियर यूज कर सकता हूँ, यू नो। लेकिन डॉक्टर साहब दुनिया डिफरेंट किस्म डबल के स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल हैं। हाँ, मैं बहुत रिसेंटली कुछ व्लॉग्स देख रहा हूँ जिसमें सीरिया की जो तबाही हुई है, हाँ, वो बिल्कुल ये 2-3 महीने पहले के व्लॉग्स हैं जो एक पाकिस्तानी लड़का ही इबरार कर रहा है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई यानी रीडेवलपमेंट नहीं हो रही, पैसा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा इधर मतलब देखिए यूक्रेन में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है ना। यूक्रेन चूंकि इनका अपना है ना, और फिर ये इन्होंने आप भी उश्कल उसको दी हुई है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, पर यूक्रेन को भी प्रॉब्लम में डाला है इन्होंने, उसको उश्कल दे के। ठीक है। अब वो सिचुएशन अब वो तो है जी कि वो यूक्रेनियन भी कहते हैं कि हम तो ब्लू आइज वाले गोरे चटे लोग हैं, हम पे ये जुल्म हो गया। सीरिया की कोई बात वो कह रहे हैं। अच्छा फिर वो खुद कह रहे हैं यूक्रेनियन भी कि जी हम कोई सीरियन है जो हमारे साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है। ठीक है। और वो डॉक्टर साहब एक शहर नहीं सीरिया का, दर्जनों शहर। ओ या वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है। मलिया मेट हो चुके हैं लोग, यानी अब उसको ख़त्म हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, मुकम्मल बल्कि 4-5 साल हो गए। ठीक है। लेकिन वो एबंडेंट हैं, यानी अब वहाँ पे वो दाइश के लोग नहीं हैं, आईसिस के लोग नहीं हैं। अब वहाँ पे पैसा भेज के आप उन बिल्डिंगों को खड़ा कर सकते थे। कनाडा में 50,000 रेफ्यूजी बुला लेंगे बजाय कि उनको उनकी जगह पे रहने दें। नहीं फिर मैं ताहिर साहब थोड़ा सा आपसे डिसएग्री जी जी करूंगा। जी पिछले 3 साल के जो हालात हैं वर्ल्ड के, जी, वो हेल्प करने वाले नहीं हैं। जो अब आप कहोगे, मैं माफी चाहता हूँ, नहीं, नहीं, आपके वो आप- सामने नहीं, हेल्प है यूक्रेन- जो यूक्रेन की मैं हो रही है। बताने वही मैं आ रहा जी। था। आप कहेंगे यूक्रेन, जी। यूक्रेन में जो हेल्प हो रही है जी। वो इसलिए हो रही है क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा डेंजर है और सीरिया का कोई डेंजर नहीं है वेस्ट वर्ल्ड के ऊपर। जी। रशिया का डेंजर है। अगर रशिया को वो डाउन कर सकते हैं यूक्रेन को हथियार देकर, देखिए ज़्यादा तो वहाँ हथियार ही जा रहे हैं ना, मैक्सिमम। वो डेवलपमेंट के लिए भी डॉक्टर साहब बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर डेवलपमेंट वहाँ क्या होनी है जब मतलब तक लड़ाई अभी हो रही है। जा रहे हैं हाँ, वो उनकी जेबों में पड़ रहे होंगे। लेकिन डेवलपमेंट तो तभी होगी जब वार रुकेगी। मैं यही इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ डेवलपमेंट वाले हालात नहीं है, फिर पैसा जा रहा है। जहाँ डेवलपमेंट हो सकती है वहाँ पैसा नहीं जा ये तो रहा, उसका 10% भी नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं ना, पता नहीं जा रहा डॉक्टर साहब ये जब ये खुद ही अपने नंबर बता रहे हैं, मैं तो नहीं नंबर बता रहा था। लेकिन ये है कि वहाँ पर फूड, ये मेडिकल इक्विपमेंट जी, आर्मामेंट्स बेतहा जा रहा है। मेरा ख्याल जितना यूक्रेन में वेस्टर्न ने भेजा उतना कहीं डॉक्टर साहब तक यहाँ नहीं पे एक और इंटरेस्टिंग बात है। आप ये कह रहे हैं कि रूस के ख़तरे की वजह से भेज रहे हैं। रूस का ख़तरा तो ये खुद क्रिएट और कर रहे हैं। ठीक है। चूँकि ये हमने देख लिया कि जितना ये रूस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, व्लादिमीर पुतिन को अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं 100%, लेकिन वो उतना ही रिएक्शनरी होके कोई ना कोई गलत स्टेप उठा रहा था। तो गलत स्टेप उठाएगा तो नुकसान उसका बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, उसका तो नुकसान हो ही बहुत रहा है ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हो ही रहा है ना वो, लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ल्ड की इकोनॉमी बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में सिर्फ इस ट्रिलियंस की बात करो। ठीक है, सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद स्टेक पे लगा दी। हालांकि खुद इनके अपने एक्सपर्ट्स कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के कि अगर व्लादिमीर पुतिन को भी तरीके से डील किया होता शुरू दिन से,
लेकिन चूंकि बाइडन साहब का अपना एजेंडा भी था, रूस पुतिन उनको पसंद ही नहीं था, शुरू दिन से ही वो इस तरह उसको डील कर रहे हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हालात आ चुके हैं। राइट। ठीक। तो एनी हाउ इससे ये तो हम नहीं कहेंगे कि जो रूस ने हमला किया वो ठीक था, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन ये भी है कि ये भी चाहते थे कि वो हमला करे, ताकि कंपेल कर रहे थे मुकम्मल तौर पर इन्होंने। आप अगर फरवरी 24 फरवरी जब ये पहला अटैक होता है, उससे पहले के हालात देखें, वो इनके साथ कई मीटिंग्स हुई। वो सिर्फ इतना चाह रहे थे रशियंस कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन पहले लगी हुई थी 24 फरवरी से पहले, उसमें से कुछ लिफ्ट कर दें, हम इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने भी इस तरह उसको हालात को क्रिएट किया कि खुद यूक्रेन का भी नुकसान करवाया, अपने बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर आप कह रहे हैं झोंके। तो फिर एंजॉय करें, बट ये तो एक चलिए ये तो हमने वेस्ट का जितनी भी आज तक झगड़े हुए हैं दुनिया में, चाहे वो कोरिया का झगड़ा हमने देखा, उससे फिर वियतनाम का झगड़ा देखा, फिर हमने अफगानिस्तान का झगड़ा देखा, फिर हमने क्यूबा का झगड़ा देखा, फिर हमने मिडल ईस्ट का झगड़ा देखा। जहाँ भी हमने झगड़े देखे हैं वहाँ पर इनको कहीं पर भी बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि जो वहाँ के लोगों की हेल्प करने गए वही लोग इनके अगेंस्ट हो गए। तो वो तो इनका शुरू से ये, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने हाथ डाला वहीं वहीं पर इन्होंने मुंह की खाई है, मार खाई है। ये और बात है जो से ये कह दें कि हम तो जीत गए। मुझे बताएं कहाँ जीते हैं आप कह रहे हो सीरिया में नहीं जीत सके। सीरिया में आज तक क्या ये वहाँ के प्रेसिडेंट असाद को हटा सके? लाख कोशिश कर ली, हाँ जी, उसको, लेकिन नहीं हटा सके। तो वो ये जो फेलियर्स है ना, वो कहीं ना कहीं जाके वेस्टर्न वर्ल्ड वालों को रियलाइज कर। अफगानिस्तान में तालिबान को एक दफा उठाया, फिर खुद ही तालिबान को, हाँ वही कर रहा कि आ जाएं जी, हाँ जी, वेलकम जी। उनको दोहा में पहले उनको बनाया, हाँ जी बनाया, पहले उनको बनाया फिर हटाया, फिर पहले उनको बनाया फिर मुजाहिदीन की शक्ल में, फिर वो दुश्मन बने, फिर इनको हटाया, फिर वो इनको टफ टाइम देते रहे, फिर इन्होंने दोहा में उनको ऑफिस खोला, कहा जी वेलकम प्लेट में रखे अब लोगों का जो बुरा हाल अफगानिस्तान में करवा दिया इन्होंने, हाँ जी। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सैड, शेम इट इज़ वेरी सैड। डॉक्टर साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने, जो हमेशा ही बड़ी आर्टिकुलेट बात करते हैं, UNG में जो अभी बात की वो बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे पहले चाहे अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट्स हों और सारे हों, फ्रेंच हों, सभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसकी आपने और मैंने पिछले फ्राइडे को चर्चा की थी। तो आप कैसे देखते हैं जयशंकर जी की इस तकरीर को? देखिए बेसिकली क्या है कि इज़ अ वेरी प्रोफेशनल मैन, IFS का मैन है, सारी उम्र वो वहीं रहा है। उसके बाद ही हैज़ रिमेन्ड एज एन एम्बेसडर इवन इन अमेरिका, और वहीं से उसको उठा के मोदी साहब लाए थे कि लेट्स ब्रिंग हिम, एक डिप्लोमेट को लेके वहाँ पर वो आए एज फॉरेन मिनिस्टर। सो फॉरेन मिनिस्ट्री का वो सेक्रेटरी रह चुका हुआ है। सो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट चाइना, अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, और उसकी जो गाइडेंस है मतलब इस वक्त सेकंड टर्म मोदी की रजीम में, वो बड़ी प्रैक्टिकल गाइडेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये जो गाइडेंस है, उसी गाइडेंस की वजह से मोदी साहब ने वहाँ पर बयान दिया, हाँ जी, कि हाँ भाई ये दिस इज़ नॉट द इरा फॉर वॉर, और उसको आगे बढ़ाकर, हाँ जी, डॉक्टर जयशंकर ने सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा कि दिस वॉर मस्ट स्टॉप, this is not good for the humanity and good for the economy and good for the people। तो वो उसी चीज़ को लेकर अब सवाल ये होता है कि इसको रशिया कैसे देखता है। आपने तो बयान दे दिया, बट डिपेंड करता है कि क्या रशिया उसके बाद कुछ सोच रहा है। रशिया ने तो और कह दिया कि लो जी जो है रिजर्विस्ट उनको लाओ, उनको कहो कि ज़बरदस्ती आ गए यहाँ लड़ाई लड़ें, हालांकि दे डोंट वांट टू, राइट। लेकिन उसका जो एटीट्यूड है
वो either he is not caring about the whole world or his friends even China is not happy with Russia having a war in Ukraine क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि चाइना भी पहले तो खामोश था, फिर उसने दबी दबी रूस की हमायत की बात भी की थी, फिर अब वो पीछे हटना नहीं, उसने ये जो अभी मीटिंग जिसमें जी एससीओ में उसमें उन्होंने कहा कहते कि भाई ये वार जो है इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आने शुरू हुए ना। अब आप कह रहे हैं कि रशिया कैसे पीछे हटे। हाँ। अब रशिया को भी पीछे हटने के लिए फेस सेविंग चाहिए। हाँ। ठीक है, क्योंकि बयानबाजी तो डिफरेंट चीज़ है। राइट। आप और मैं तो फ्रंट पे बैठे हुए मीडिया पे बातें कर रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी तो देशों की चल ही रही होती है, इवन युद्ध के ज़माने में चल रही है। ठीक, अब वो भी रशियंस भी ये देखें, चूँकि व्लादिमीर पुतिन पे भी बहुत प्रेशर रशियन अवाम का है, आर्मी का भी है, आर्मी का भी सुना है। हाँ। और अब जो उनके मित्र दोस्त थे, जैसे खुद इंडिया, वो अब खुल के कह रहा है, जैसा मैंने अभी कहा कि चाइना उनका मित्र, वो भी कह रहा है, इसलिए कि कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने शुरू हुए। जयशंकर जी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये जो वॉर है ये सिर्फ रशिया यूक्रेन की या रशिया वेस्ट की नहीं है, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। चाहे ऑयल की प्राइसेस हों, चाहे फूड की प्राइसेस हों, चाहे इन्फ्लेशन हो, यानी इस एक वॉर ने हर चीज़ को इफेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं। ठीक है, कितना इफेक्ट, चूँकि इसमें वेस्ट इन्वॉल्व हो गया था। जैसे सीरिया के साथ इशू था, तो उसमें चूँकि वेस्ट को बस कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, वो यही थी कि वो असद चला जाए। और मोर जो सीरिया था ना जी, सीरिया वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एज सच जी, वेयर एज यूक्रेन इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ वीट, बार्ले जी, और जो उसकी वहाँ पर बंदरगाहें हैं जी, जो उसकी पोर्ट्स हैं, वो कंट्रोल रशिया ने की हुई हैं, वो नहीं वहाँ सामान आने दे रहा। एक शिप यूनाइटेड नेशंस, एक शिप अनाज की लेके अफ्रीका के लिए आई, तो वो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जब जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया तो वो फोटो पीछे दिखा रहा है कि देखिए ये हम शिप लेके आए हैं। अरे तू फोटो तब दिखा अगर तूने वहाँ पर वार रोक दी हो। जी, ये शिप क्या दिखा रहा? ये जो होते हैं फोटोशूट्स, मतलब दिखाना फॉर व्हाट? वो बयान दे रहा पीछे वो शिप चली आ रही है। वो मतलब जो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर इन इदारों का बजट होता है, उसको भी तो जस्टिफाई करना होता है ना कि भाई देखें हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कोई बयानबाजी दे रहे हैं, वन ऑफ द वर्स्ट जहाज लेके पाकिस्तान जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। हाँ जी, पेपर स्पेंडिंग। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर साहब वो भी गनीमत है कि ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए हम तस्वीर के दोनों कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? अभी ये यूएनजी में सब इकट्ठे हुए। यूएनजी में हर साल इकट्ठे होते हैं, वो तो बयानबाजी के लिए इकट्ठे होते हैं। वो एक फोरम होता है कि आओ अपने अपने दिल की भड़ास निकाल दो। तो वहाँ उसको आज तक कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट निकला? एटलीस्ट एडोगन ने कहा कि देखो जी इतने रेजोल्यूशन पास हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, एक भी रेजोल्यूशन जो है इंडिया के ऊपर लागू नहीं हो सका। फिर मेरे दिमाग में आया कि 168 रेजोल्यूशन आज तक पास हो चुके हैं इसराइल के अगेंस्ट फ्रॉम 48 जी। उसने परवाह नहीं की। तो अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता कि हिंदुस्तान के खिलाफ को बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन पास हुए हों। That's what he said. वो तो अर्दोगान की हमने बात करनी थी, आपने छेड़ दी। अभी वो एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं, उनकी तुर्की की इकॉनमी का बुरा हाल है, खुद उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी डाउनफॉल है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जो वहाँ पे भी जो इस्लामिक पार्टियाँ हैं वो बटी हुई हैं। अब अर्दोगान की ये कोशिश है कि वो इस्लाम का नाम बढ़ते, बेशक दुनिया रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड को इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर उनको अपने वोटर के लिए बढ़तना है। जैसे इमरान खान अपने वोटर्स को मिलाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए इस्लाम की, इस्लामोफोबिया की, और वो मतलब इवन वो आजकल पैगंबर भी बनने वाला है, वो इस हद तक स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है ना? तो वो क्यों दे रहा है? उसने को दुनिया का डर तो नहीं है ना, वो ये है कि इलेक्शन जीतना है। यानी ये जो डेमोक्रेसी का ये पहलू बन गया ना, बड़ा कमाल का शुरू से ये पता है कि भाई इलेक्शन ही जीतना है, कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इट हैज बिकम द ओनली पर्पस हैज बिकम हाउ टू विन द इलेक्शन।
कोई उसमें स्टेट्समैनशिप नहीं है कि आप किसी प्रिंसिपल्स पे, आइडियोलॉजी पे खड़े हो, नहीं। अरे जिस किस्म के बयान उसने कल परसों दिए हैं वो तो बड़े हंसने वाले हैं। वो अपने होम मिनिस्टर को कह रहा कि तू कहीं भी चले जा बिल में, हम तेरे को ढूंढ लेंगे। हाँ जी, बताइए, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, हाँ, तू कहीं भी रुक नहीं, हम तेरे को छिपने देंगे। यू नो, टोटल जिसको आप कहते हैं कि टोटलिटेरियन रजीम की वो बातें कर रहा है। राइट। और फिर भी एस्टेब्लिशमेंट देख रही है। वो चूंकि उनका लाडला है, उनका दोस्त है। चलिए खान साहब पे भी हम थोड़ी बात कर लेंगे, मगर अर्दोगान की जो बात हम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, ये खान साहब की मेंटालिटी के ये एक ही तरह के लोग हैं, ये पप्पू स्टाइल लोग हैं। तभी तो दोनों दोस्त हैं। हाँ, पप्पू स्टाइल लोग हैं, ये ज़रा सीनियर पप्पू हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में डॉक्टर साहब कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शहबाज शरीफ के साथ भी वो SCO में मिल रहे थे, जपियाँ डाल रहे थे अर्दोगान जी, फोटो में खींच रहे थे, पाकिस्तान को सैलाब के लिए कुछ ना कुछ मदद देने की बातें कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिले, और चूँकि भारत के ख़िलाफ़ इन्होंने जो पहले बयान दिए थे, इनको काफ़ी कॉस्ट हुआ था। वो शिपिंग यार्ड का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल हो गए। वो कैंसिल हुए थे। अरे बहुत बिजनेस मिल सकता था इनको, ठीक है, बहुत। वो चूँकि टर्की से बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट इंडिया आता था, वो सुना काफ़ी कम हो गया टर्की का। हाँ, हो गया होगा। वो ज़्यादा उन्होंने कहा ईरान से मंगवा लो। ठीक है ना, कहीं से भी मतलब इवन अफगानिस्तान से मंगवा लो। इजराइल का के साथ बड़े रिलेशन है, वहाँ से खूब ड्राई फ्रूट। हाँ, और मिडल ईस्ट पूरे के साथ बहुत बहुत। तो ये इनके बस, लेकिन उनको बस इलेक्शन जीतना है। बेशक मुल्क की इकानमी का भट्ठा बैठ जाए, अर्दोगान जी के ज़माने में तो बैठ ही गया। जो तुर्की लीडर है, जब से ये राजे नीचे से नीचे जा रहे हैं, जब से ये राजे आए हैं, तुर्की वाज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनके आने से पहले है। और अब मेरा ख्याल है कि नीचे से भी अगर हम देखें तो शायद नज़र ना आए, इतनी बुरी हालत हो गई है वहाँ पर, क्योंकि इकॉनमी 1% भी नहीं बढ़ी, डाउन ही जा रही है इनके आने से। इनकी हरकतें, और सबसे पहले जब ये आए इन्होंने हिजाब अलाउ किया। आपको पता है इसकी वाइफ हिजाब पहनती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुर्किस्तान वाज एन एग्जाम्पल फॉर द मॉडर्न मुस्लिम रजीम। लेकिन इसने आके उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, और तबाह के साथ जो लोगों में जोश था जी, वो भी कम होता गया, और वहाँ पे आपस में फ्रिक्शनें ज़्यादा बढ़ गई विद इन दिस सोसाइटी। इतनी ज़्यादा फ्रिक्शंस बढ़ गई कि आज वहाँ पर कोई काम करना चाहे, और जो इनके असली मतलब काम करने वाले आदमी थे, जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उसको तो उठा के इसने 3000 जेल में डाल दिया। हाँ जी, तो वो एक कूसा इनके खिलाफ आया था। हाँ, वो अभी अंदर ही है। जी। हाँ जी, मुकदमे चले, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। बहुत डिक्टेटोरियल स्टाइल है इनका। अरे कमाल है। हाँ जी, प्रोफेसरों को उठा के अंदर कर दिया। खान साहब इनसे काफ़ी सीखना चाहते थे पाकिस्तान के जो तुर्की लीडर। वो अभी भी कहते हैं कि हम एक एक को पकड़ के जेल में डालेंगे। वो अभी भी कहते हैं। हाँ, उनका भी यही ख्वाब है कि एक एक को पकड़ के किया भी था। हत्ता कि वो मतलब उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया था। फिर अमेरिका में आके इमरान खान ने एक तकरीर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कहा था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो उसका AC भी छीन लूंगा। मतलब ये मेंटालिटी थी। खैर, मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में लोगों को पहले अपने लोगों की इकॉनमी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी सेक्रीफाइस भी हो जाती है फिर क्या फ़र्क पड़ता है, और लीडर आ जाएगा। लेकिन लोगों की जो बेहतरी है, लोगों के बेहतरी को सोचने वाले लीडर जो है वो पहले चाहिए, बाद में अपना सोचें, अपनी पार्टी का सोचें। एंड बट सैड थिंग इज इन ऑल द डेमोक्रेटिक सेटअप्स इट इज़ नॉट हैपनिंग। लेकिन डॉक्टर साहब ये होता है कि एक शेड्स होते हैं ना, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में ज़रा कम है, किसी में दरमियाने दर्जे। वो तो हमेशा ही रहता है। शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना कि अगर मैंने भी खाना है, आपने भी खाना है, अगर मैं खाने में एक्सेसिव हो जाऊंगा हर चीज़ में, तो ज़ाहिर है मेरी अपनी हेल्थ ख़राब होगी ना। अगर मैं मॉडरेट होऊंगा चीज़ों के बारे में तो ज़रा बेहतर होगा। अगर मैं मॉडरेट से भी ज़रा कम हो जाऊंगा तो और बेहतर हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर, शुगर वूगर कंट्रोल नहीं की चीज़। अब इमरान खान जब जब पौने 4 साल रहे हैं, ठीक है, अपना पॉलिटिकल रेटरिक करते रहते, जो करना पॉलिटिशियन करते ही हैं, लेकिन अगर वाकई ही आवाम को कुछ डिलीवर करते तो इनको कोई बाहर निकालता ही ना। यानी आर्मी ने चाहा ना कि भाई ये आदमी डिलीवर कर ही नहीं सका, तो आर्मी ने अपोजिशन को सिग्नल दे दिया कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आओ, वरना पाकिस्तान में कौन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता है आर्मी की शय के बगैर। ठीक है, जब उन्होंने आर्मी ने देखा कि ये शख्स जो हमारा इतना प्यारा है, ये बड़ा लाडला, अभी भी लाडला है, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद अगर डिलीवर नहीं कर सका, वहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत है जी, पाकिस्तान के लोगों की, जी, आम जी, जनता की बहुत बुरी हालत है, फिर भी लोग इसको प्यार करते हैं। बहुत कम प्यार करना शुरू हुए थे जब ये गया है, इसके बारे में प्यार कम था। फिर जब ये सरकार आई तो इसने एक तो प्रोपेगेंडा ये किया, पाकिस्तान में एक बड़ा ये नोशन चलता है फॉरेन फंडिंग का जी, हालांकि सारे अमेरिका आना चाहते हैं, लेकिन उनको बड़ा ये है, वो चूंकि अमेरिका ना आने का दुख जो है ना आ सकने का दुख, फिर वही होता है कि नफरत है। अच्छा जी असी उथे तो जा नहीं सके, अमेरिका जी मतलब काफर है जी, काफरा ना मुल्क है, वो तो आपको पता ना कि हर कोई काफर है राइट वहाँ पे, तो वो तो मुसलमान भी मेरे जैसे काफर होते हैं उनकी नजर में। ठीक है, तो वो अच्छा जी, या तो सानू काफर वीरा देवन, नहीं तो ये काफर ने निबड़ लांगे, ये एटीट्यूड है ना। तो अब वो फिर इसके साथ, ठीक है, अच्छा इवन अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, उनको तो वीजा नहीं चाहिए ना अमेरिका का, तो वो तो अमेरिकी है। नहीं, जितने वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सपोर्टिव होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये एक इम्प्रेशन अगर एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वोट हम करें। नहीं, वो अमेरिका में पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हो या पाकिस्तान करना, उनकी अक्सरियत का ये ख्याल है कि ये जो 10-15-20 हज़ार करप्ट लोग हैं ना, इनको फांसी दे दो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपने सिर्फ अमेरिका की बात की, मैं तो कनाडा में भी लोग जाते ऐसे ही ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तान, हाँ जी, जो है वो उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। अगर आज टोरंटो में आ जाए तो आप यहाँ पर देखिए कितनी जी यहाँ पे हजूम इकट्ठा हो जाए, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि फिर अगर इतने ही नालायक आदमी को आप इतना प्यार करते हैं तो गुड फॉर यू, तो ठीक है, फिर सफरिंग तो हो ही रही है, ठीक है ना जी। तो फिर हम कौन होते हैं आपको सलाह देने वाले? नहीं, दुख होता। यानी डॉक्टर साहब, ये शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर ना रहा होता ना, तो बंदा कहता है कोई ओला था कि शायद ये कुछ कर सकता था। ठीक है भाई, अभी तो हटा है प्राइम मिनिस्टरशिप से, बेड़ा गर्क कर दिया इसने, देशों के साथ तल्लुकात बर्बाद कर दिए। अब देखें ना, अर्दोगान की हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक तरफ से मिले हैं, अब ये जो यूएनजी में अननेसेसरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो भारत में नहीं, पर आप अननेसेसरी मत कहो ना, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि उसकी अपना जो वोट बैंक है अपने कंट्री, मैं ये समझता हूँ वो अपने कंट्री के लिए तो वो इम्प्रेस करने के लिए, हाँ वो है, स्टेट्समैनशिप तो नहीं है ना। नहीं, स्टेट्समैनशिप उसने तो क्या करना है? अच्छा अब वो उससे यही काम तो करता करता वो तुर्की का इतना बुरा हाल कर चुका हुआ है, अब वो एक बार फिर वोट इकट्ठे और कर लेगा इस तरह के बयान दे के। ठीक है, तो वो भी अगर जनता ना समझे कि जिस शख्स ने लीरा को आसमान से जमीन पे गिरा दिया है, ठीक है, तो उसको हमने वोट देना है, तो फिर वो जमीन से पताल तक भी गिराएगा। अगर ये पहले प्राइम मिनिस्टर ना बनता, पहले ये प्राइम मिनिस्टर बना, जी जी, अगर उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर ना बनता तो टर्की वाज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। या देयर वर चांसेस, इसके आते ही जी अब वो -0 हो गए। हाँ वो खत्म हो गया, 0 तो एक तरफ माइनस। हाँ। अब तो वो कहते बात ही मत करे। सर देखिए, मैंने एक दफ़ा आर्टिकल लिखा था बहुत साल पहले हैमिल्टन स्पेक्टेटर में, मैंने कहा था कि ये जो तुर्की का ये ऑब्सेशन है, अभी ये वज़ीर आज़म था नया, हाँ। तो मैंने कहा तुर्की का ये जो ऑब्सेशन है कि हमने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना है, इस ऑब्सेशन में पड़े बगैर भी तुर्की एक मॉडर्न मुल्क बन सकता है, जैसे जापान है, बना हुआ था। जैसे जापान को तो कोई ख्वाहिश नहीं है ना वो बन सकता है, मतलब ना उसकी सरहदें मिलती हैं, ना उनकी एथनिसिटी यूरोपियन है, एशियन लोग हैं, उनका पास भी बहुत बुरा रहा है, बड़ा ब्रूटल लोग थे, लेकिन अगर वो इतने सिविलाइज्ड, डेमोक्रेटिक, मॉडर्न, इकोनॉमिकली
फिट लोग हो सकते हैं बगैर यूरोपियन बने भी, तो ये भी तो हो सकते थे ना किसी हद तक, ये थोड़े बहुत थे भी जी। मैं मतलब वही कह ऐसा रहा तो है नहीं था ये कभी जापान बने थे, नहीं, इसके आने से पहले यस, तो बेहतर हालत थी। हाँ। ठीक है, एटलीस्ट दे वर ऑन द पाथ। या ठीक है, तो मैंने तब ये आर्टिकल लिखा कि यूरोपियन यूनियन में जाने का ऑब्सेशन क्यों है। ठीक है, आप इसके बगैर भी ना इसलिए कि ताकि जो टर्किश लोग हैं जी, वो सारे यूरोप में कहीं भी जाके घूम सकें, काम कर सकें, हैं जी। और उनको उस वक्त वर्क की बात है, आपको पता है बहुत टर्किश लोग जर्मनी में भी बैठे हुए हैं सर वो तो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स, हाँ? इमिग्रेंट्स, हाँ। हाँ जी। और वो चाहते थे कि हमारे बाकी के जो वहाँ रहते हैं वो भी आ जाए। हाँ, तो वो फिर अगर यही चाहना है कि वही भी सारे आ जाएं, तो फिर तुर्की को खुदाफिज कहें, फिर कहें ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि कभी जापानियों से तो नहीं आपने सुना ना कि जी हम जाना चाहते हम किसी कंट्री में जाना हमें नौकरियां चाहिए कभी जाके, या हम बहुत कम मतलब मुझे याद है सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो 18th सेंचुरी में बहुत बुरी हालत थी जापानीज की जी, तब वो माइग्रेट किए थे। माइग्रेशन की यही वजह होती है ना, जब आपके इकोनॉमिकल बहुत बुरे हालात थे, तब वो मतलब ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, इन कंट्रियों में वो आए, बसे हुए हैं और बाकायदा उनका पॉलिटिकल बहुत इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज में। राइट। लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर देखिए क्या है कि अब टाइम आ गया, एवरी पॉलिटिशियंस दे हैव टू थिंक अबाउट द पीपल। आज नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। यू हैव टू थिंक अबाउट द पीपल। अब ईरान की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जाके लोग मरने को तैयार हो जाएंगे, दे विल कम ऑन द रोड। जी डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा एक मुश्किल है। लोग रेवोल्यूशन के लिए जब आते थे पहले ज़मानों में, नहीं, रेवोल्यूशन और सर्वाइवल दो डिफरेंट। जी, लेकिन वो तो बेचारे तरीक राहों में मारे जाते हैं ना लोग जो आते हैं, उससे वो उनकी अपनी जानें जाती हैं। स्टेट्स बड़ी पावरफुल होती हैं, रियासतें जो होती हैं ना उनके पास डंडा होता है ना। पर हमने बड़े बड़े देखे हैं, डंडे वाले खत्म होते हैं। डॉक्टर साहब, ये डंडे वाले खत्म होते हैं तो दूसरे डंडे वाले आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई जनता बेचारी मासूम को कोई उसमें किरदार मिलता है, उनको कोई नहीं रोल वोल मिलता। पहले मिल जाया करता था। मुझे कोई डॉक्टर साहब फॉर द पास्ट 40 बल्कि 50 ईयर्स की कोई मिसाल दीजिए दुनिया में कहीं। बहुत कुछ उथल पुथल हुई, यूगोस्लाविया टूटा, लिबिया टूटा, मिडल ईस्ट में चेंजेस आई, साउथ ईस्ट एशिया में चेंजेस आई। कहीं पे भी 40-50 साल में कोई ऐसा वाक़या जहां अवाम की भले भले हुई हो। एक डंडे वाला जाता है, दूसरा डंडे वाला आ जाता है। नहीं, देखिए दो सेटअप है ना। जी, एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, हाँ, और एक वैसे डिक्टेटरशिप है। तो वो डिक्टेटरशिप का जो रजीम है वो तो दोनों तरफ है। नहीं, वो खैर है, मुझे उसकी भी खैर है। मुझे डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप फिर भी एक्सेप्टेबल है रिलेटिवली। पर कुछ जो डिक्टेटरशिप हैं जी, वो परहैप्स मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेटर काम भी किए होंगे। मुझे याद है अर्जेंटीना का जो एक प्रेसिडेंट था बहुत पॉपुलर, उसकी वाइफ भी बाद में प्रेसिडेंट बनी थी, मैं भूल गया उसका नाम, मेरे दिमाग में था मॉर्निंग में। तो वो जो थे उन्होंने लोगों के लिए जी अपनी पूरा काम किया। ये डिपेंड करता है कि आप में स्पिरिट कितनी है। नहीं डॉक्टर साहब, वो मैं समझता हूँ जैसे मिडल ईस्ट के कुछ डिक्टेटर्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे अरब अमारात, कतर, और उन्होंने अपने लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर। यूएई इज एन एग्जांपल। इवन कतर भी, इवन बहरीन भी, मतलब बहरीन में एक जंग वंग का मसला। कतर भी तो पार्टी है ना। नहीं, पार्ट तो नहीं है, साथ ही ऊपर है। डॉक्टर साहब, वो अलग कंट्री है, हम ऐसा नहीं ठीक है, कंट्री अलग है, पर लेकिन वो यूए के सुनते नहीं है। मैं ये आपको बता दूं, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ना। जैसे यूएई ने काम किया ना दुबई ने, जी, वैसे ही कतर में काम वैसे में तो वो तो सुनते नहीं है बिल्कुल। कतरी अपने वो आंखें बंद करके ना देख लेते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, हमने भी करना। कतर को भी उन्होंने बहुत टॉप का बना दिया। हाँ, कतर को भी उन्होंने बहुत टॉप का बनाया। कवैत, ठीक है, कवैत पे हमला किया था इराक ने ज़माने में। खैर डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब मेरा ख्याल है वक्त हुआ चाहता है व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस लें, और मैक्सिमम हम चाहेंगे कि उनके क्वेश्चंस लें, और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब सिचुएशन है मिडल ईस्ट की।
आज आपने रिक्वेस्ट नहीं ना की। हाँ उनको याद नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चन आए होंगे जो शायद असम्बल हो रहे हैं। तो ये देखिए आना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम अटैकिंग हिंदूज इन यूके? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो भूल ही गए थे हम बातचीत में, लेस्टर में और फिर बर्मिंघम में जो शुरू। देखिए पहली बात मैं एक बता दूं हमारे ये जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि लेस्टर में ये पहली बार झगड़ा नहीं हुआ जी। लेस्टर में आगे भी झगड़े हो चुके हुए हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम ये समझते हैं कि उन्होंने अटैक किया जी। अटैक जब होता है वो एक मॉब में होता है और उसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं ये मानता कि सिर्फ मुसलमानों ने ही वहाँ पर अटैक किया, लेकिन लेस्टर में जो हुआ है सेकंड टाइम, अब क्रिकेट के मैच के बाद जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया, वो जो था वो एक उनके मन का जो गुस्सा उस वक़्त आया वो निकालने के लिए उन्होंने किया। मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ ए शेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जिन्होंने इस किस्म के हालात वहाँ पर पैदा होने दिए। मैं मेरे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं इंग्लैंड में जी। तो मैं एक इंसान से बात कर रहा था, वो बर्मिंघम में रहते जी जी। कहते हैं जी आपने तो अभी लेस्टर में देखा है, अभी आप देखना आने वाले टाइम के ऊपर बर्मिंघम और आप नॉटिंघमशायर एंड लंदन इटसेल्फ में जी 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 ये कितने झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी गैंग्स बने हुए हैं और गैंग्स की आपस की जो वार होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी, उसमें बहुत कत्लेआम होगा। और देखिए गवर्नमेंट के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये बुरा हुआ और हम इसको, मैं तो इसको बड़ा कंडेम करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब मैं तो खुल के बात करता हूँ, आपने तो थोड़ी डके छुपे लफ्ज़ों में बात की। खुल के बात बड़ी साफ सी है कि जो लेस्टर में और बर्मिंघम में और यूके में कुछ मुस्लिम लीडरशिप की जो तकरीरें आ रही हैं, ठीक है, मैंने सारी सुनी, सारी मैंने देखी। अच्छा, अब हमारे सज्जन का सवाल ये था कि ये जो पाकिस्तानियों का अटैक है हिंदुओं पे, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। वो जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं एक्चुअली वो ब्रिट्स हैं, वहाँ ही पैदा हुआ। अच्छा, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो भी ब्रिट्स ही हैं, लेकिन वो टेंशन जो है ना वो वही सब कॉन्टिनेंट वाली उधर है। अब ये एक माइंडसेट क्लियर है लीडरशिप में, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का है, जो मस्जिदों की लीडरशिप है, ये एक माइंडसेट फिक्स है कि हिंदू काफिर है। अच्छा, उनके लिए तो ब्रिट्स भी काफिर है, लेकिन चूंकि वो गोरे हैं और गोरों के देश में रह रहे हैं और उनकी फेवर भी लेनी है, तो वो जरा कम काफिर है। ठीक है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। हिंदू तो पक्के ही काफिर है ना उनके ना। ये मैंने लेस्टर में डॉक्टर साहब 3 रिपोर्टर से बातचीत की। मैं उनसे टाइम ले रहा हूँ, अगले हफ्ते मेरी कोशिश है वो सब मेरे साथ ऑनलाइन आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो हिंदू पहली बार मुझे महसूस हुआ, मेरी उनसे भी मेरे बहुत अच्छे राब्ते हैं, वो पहली बार कुछ लोगों ने महसूस किया कि यार हम कब तक मार खाएंगे, कब तक ह्यूमिलिएशन लेंगे, हमें भी तो इकट्ठे होना है। अगर ये हमारे मंदिर के ऊपर चढ़ सकते हैं और वहां पहुंच के अल्लाह अकबर करके तोड़ फाड़ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम बाजार में से गुजरते हुए जय श्री राम तो कह ही सकते हैं ना। अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि हिंदू कोई मॉब मुसलमानों की मस्जिद पे चढ़ा हो। ऐसे वाकयात कई हुए हैं कि मंदिरों पे ये चढ़े हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक्सट्रीमिज्म है जी, वो जो मुल्लास फैलाते हैं जी जी, वो एक्सट्रीमिज्म हेट है। एब्सोल्युटली, वो हेट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हेट क्राइम के तौर पर लेना चाहिए। हाँ जी, कोई गवर्नमेंट लेती नहीं। हाँ, उसको वो हेट है। हाँ, और उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तभी मैंने कहा कि इट्स ए सैड ऑन द पार्ट ऑफ द यूके। फिर वहाँ वोटिंग सिस्टम आ जाता है। हाँ जी, वो वोटिंग सिस्टम तो सर पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। अच्छा, मुसीबत ये है कि आपको डॉक्टर साहब बड़ा सोशल मीडिया पे होगा कि जी हिंदू सेकुलर नहीं रहा, ये जो है हिंदुत्व एक बीमारी है। अच्छा, यहाँ हमारा जो है काम वो तो फर्ज है हम पे, हमने तो इस्लाम फैलाना है, तो हम तो ठीक है। नहीं, पर हिंदू ने ठेका ले रखा सेकुलरिज्म का। मैं वही मैं आपसे कहता हूँ ना, बार बार कहता हूँ कि पूरी दुनिया अपने अपने धर्म पे
हाँ, कायम है, बिल्कुल। हुन चले, हमें तो कोई इतराज नहीं। हाँ। अच्छा, जब हिंदू चूंकि कभी अपने धर्म पे मॉडर्न टाइम्स में कायम नहीं हुआ ना पॉलिटिकली, उसने इन्फोर्समेंट नहीं की, मॉडर्न टाइम में भी नहीं हुआ, पिछले कई हजार साल से भी नहीं हुआ। उस तरह नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। अब वो पहली दफा, वो भी तो इंसान है ना। हम सब डॉक्टर साहब, धर्म तो ऐसे ऊपर की चीजें हैं ना, असल में तो हम सब एक ही फ्लैश के बने हुए, एक ही जेनेटिक कोड के, मतलब वो जो हमारा ब्लड और पूरे का पूरा इंसान का जो पूरी स्ट्रक्चर है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, हम हैं तो इंसान ना। अब उनमें भी ये ख्याल है कि फॉर सो लॉन्ग वी हैड बीन अ विक्टिम, और फॉर हाउ लॉन्ग वी लिव इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना सर? देखिए, वो एक बड़ी वायरल थी, मैंने आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कि वो ये कहते हैं कि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, हाँ जी, उन्होंने कोई कैथोलिक कंट्री है, हाँ जी, कोई दूसरा, उन्होंने धर्म अपनाया हुआ है। 57 कंट्रीज ने मुस्लिम धर्म को अपना धर्म बनाया हुआ है। राइट। अगर हिंदू कल को उठ के ये कहता है कि यस, आई आल्सो वांट माई ओन ऑनर इन माई ओन कंट्री, हिंदू राष्ट्र चाहिए इन माई ओन कंट्री, अपने देश को बनाना हिंदू राष्ट्र। हाँ, इन माई ओन कंट्री। ठीक है। हाँ जी, मैं ये अब पहले सम और द अदर देयर वर डाउट्स, पर मैं अब समझता हूँ कि इसमें व्हाट इज द हार्म। There is nothing wrong आज in declaring it. मैं हैरान हो गया, परसों RSS के चीफ जी गए हैं, मौलाना इलियासी के घर हाँ गए। जी, मॉस्क में गए, और जो वहाँ का मतलब चीफ था, उसने ये बयान दिया कि ये राष्ट्रपिता है। उसके ऊपर मुसलमानों की, मैं पिछले 2 दिनों से हिंदुस्तान को कह रहे हैं ये तो मौलाना है ही नहीं, इसको तो पता ही कुछ नहीं। देखिए ना, वही मौलाना साहब को 2 महीने पहले टोरंटो भी आए मैं अब नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन गए, वहाँ पे उन्होंने जाके उनको कहा, पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन पे गए, यहीं पे टोरंटो में बड़े मशहूर है, और उन्होंने वहाँ पे जाके कहा जी कि जो हमारा कश्मीर है वो आपके पास है, पाकिस्तान के पास। ये मौलाना इलियासी ने कहा। तो उस रेडियो स्टेशन पे जो हंगामा हुआ, और फिर पीछे से एक आवाज़ आई, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, हमारे पास भी वो क्लिप है, वो पीछे से आवाज़ आई, जी शो ख़त्म करें जी आप चूँकि मौलाना साहब करो, उसका अपना शो बंद नहीं हो गया, वरना रेडियो स्टेशन वाले नहीं, वो खुद ही शो के मालिक हैं, तो उनका नहीं बंद हो सकता था नहीं, रेडियो स्टेशन तो उनका नहीं है ना। अब बस वो ऑलमोस्ट उन्हीं का है, तो वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो सारे दोस्त हैं, यहाँ पे तो हम रहते हैं ना सब। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब मौलाना इलियासी को यहाँ टोरंटो के शो में भी रेडियो में कह दिया गया था कि आपको इस्लाम का नहीं पता, क्योंकि आपने कश्मीर की बात कर दी कि इंडिया के साथ है वो कश्मीर, ठीक है ना जी, तो इस्लाम उनका चला गया था उसी दिन ही मौलाना साहब का। अब देखिए, RSS को टेररिस्ट के तौर पर ये वर्ल्ड वाइड पोर्ट्रेट कर रहे हैं लेफ्टी और ये इस्लामिस्ट। मुझे बताइए कि न्यूयॉर्क में टावर जो गिरे हैं, कोई RSS थी उसमें? दुनिया में इंटरनेशनल कोई भी टेररिज्म का इशू हुआ हो, कहीं RSS है उसमें? भारत के इंटरनल इशू में कहीं कहीं RSS को लपेट के लाएं, वो तो उनके इंटरनल इशू है ना। मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। RSS के जो हैं शाखें पूरी दुनिया में है। कभी आपने कनाडा में सुना कि RSS का कोई आदमी या HSS का कोई आदमी किसी क्राइम में, किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो? तो शर्म आनी चाहिए। पर नहीं आती ना जी, सवाल का जो आपके सवाल का लंबा जवाब हो गया, काफ़ी इमोशनल सवाल था आपका, तो और देखते हैं कितने सवाल हैं उसमें। डॉक्टर साहब, RSS वालों को भी और भारतीय सरकार को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि अपना नैरेटिव बेहतर बनाए, वो भी नहीं बनाते। नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वैसे मैं समझता हूँ कि जो अब ये स्टेप लिया RS भागवत ने, जी जी जी, मॉस्क में जाकर, क्योंकि मॉस्क में जाने वाले जो, मैं आपको माफ़ करना, जो बीजेपी के इस वक्त लोग हैं जी रजीम में, वो तो मॉस्क में जाना पसंद भी नहीं करते। डॉक्टर साहब बहुत सारे जाते हैं, ऐसी नहीं, बहुत सारे, मैं लीडरों की बातें करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए बहुत सारे मॉस्क में जाते हैं जब जरूरत होती है। मैं ज़रूरत पर भी देखा है कि अगर ज़रूरत क्या पड़ी इंडिया में, पहली बात यह कि मुस्लिम हिंदू टेंशन के डॉक्टर साहब कोई
इश्यूज नहीं है, बहुत फैब्रिकेटेड है, उछाले जाते हैं पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। वो तो 10% हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो भी उछाले जाते हैं। और टीवी वाले ज़्यादा उछालते ठीक है। मैं जब लास्ट टाइम भारत में था डॉक्टर साहब, तो इत्तेफाक से मैं एक बहुत बड़ी वो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ही वो था, तो उसी कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मैंने देखा बहुत सारे मुसलमान खड़े हैं, सैकड़ों की तादाद में। उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके लंच चल रहा था, वो जो होता है ना सब्जाजार में। तो मैंने कहा ये मुसलमान हैं और सब आरएसएस का बैनर लेके खड़े हुए हैं। तो आरएसएस का जो मुस्लिम मंच है था वो उसके सैकड़ों लोग थे। मैं पर कईयों से मिला जाके, मैंने कहा भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, हैरत हुई है। मैं अहमदाबाद गया डॉक्टर साहब, तो मेरा भारतीय विचार मंच जो आरएसएस से ही मिले हुए लोग, उन्होंने मेरा एक लेक्चर रखा एक जगह पे, वहाँ को 500 लोग थे। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले थे वो अपने मुस्लिम बहन भाई थे, और वो आरएसएस के बहुत बड़े सपोर्टर थे। राइट। वो उनके बैठे हुए थे। जब उन्होंने नाम बताया कि जी मेरा नाम करीम है और मैं आरएसएस में हूँ, और इस तरह बच्चियाँ भी और लड़के भी और लड़कियाँ भी, तो एक ऐसा यानी गलत इम्पैक्ट हुआ। अभी आखिर में हम अपने शो को वाइंड अप करते हुए डॉक्टर साहब मैं बताऊँगा, अभी ये जो वाक़या 2 दिन पहले हुआ, मोहन भगवत जी गए, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, आरएसएस के हेड। अच्छा, ये गए हैं, मौलाना इलियासी साहब से मिले हैं और मॉस्क के अंदर गए हैं। ठीक है। और ये खबर भी, चूँकि आप और मैं भारतीय चैनल देखते हैं, हमें पता है ये खबर भी ठीक से पाकिस्तान नहीं पहुंची। ठीक है, इस खबर को पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए, इस खबर को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक पहुंचाए ना। मगर चूँकि अल जजीरा लेवल का भारतीयों का चैनल ही कोई नहीं है दुनिया में, कोई 500 बिलियनर्स होंगे हमारे पास। वहाँ पे 10,000 टीवी चैनल हैं। हाँ। लेकिन वो सिर्फ उसी एरिया के बीच में वो वहाँ फंसे की हुए हैं। लड़ाइयाँ जो है ना, मच्छी बाजार चल रहा है, वहीं पे उन्होंने तू तय मैं करनी है, और दुनिया को क्या बताना है, दुनिया के आगे क्या मैसेज भेजना है, उसके लिए ना गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट किए हैं और ना ही प्राइवेट चैनलों ने कोई एफर्ट किया है ना। और अच्छा, कोई बीच में से ऐलान करता है, वो फिर अपना कोई मॉडल दिखाता है ना डॉक्टर साहब, वो इतना भोंडा होता है, वो निकलती नहीं है भारत के वो जो है ना स्टाइल के। इवन डॉक्टर साहब यहाँ पे तो ये तक मैटर करता है कि स्क्रीन पे ग्राफिक्स कैसे आती हैं, राइट, आपके सेट कैसे आते हैं, राइट। वो भारतीय स्टाइल की जो रंगबाज होते हैं ना ग्राफिक, वो वहाँ अच्छे लगते हैं। हाँ, वो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चलता। वेस्टर्न वर्ल्ड में यू हैव टू हैव ए डिफरेंट स्टाइल। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है या बेहतर है, ये नहीं, ये हमें देखना होता है मार्केट किस तरह की है। आप जापान में जाएंगे तो उनकी एक अपनी कलर स्कीम है, या उनका एक अपना स्टाइल है। राइट। तो आप जब जापान में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जापानीज मार्केट के मुताबिक करेंगे ना। जब हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप में करेंगे तो वो यहाँ की करेंगे। आज हमें क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। शायद आज क्रिकेट मैच तो नहीं है डॉक्टर साहब कोई? आज मैच है, अच्छा, ऑलरेडी आज 2 मैच हैं। अच्छा, मुझे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अभी चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं। ओके, मैंने गैस किया था, मैं चूंकि क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, मैंने ऐसे ही गैस किया। 2 मैचेस चल रहे हैं अभी। हाँ जी, ठीक है। 2 वो भी बड़े जबरदस्त। ठीक। हाँ, तो इसलिए नेचुरली लोग जो लोग टीवी के आगे बैठे हुए उनको देखने, और हम भी उनको सलाम कर देते हैं। जी, देखिए ये बहरहाल लाइव गया है शो, और ये रहेगा यूट्यूब पे, आप इसको बाद में भी वॉच कर सकते हैं। और कोई भी कमेंट हो उसमें भी डालिए। हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पैट्रियन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो हम मुख्तलिफ बातें करते हैं आप तक आए। आज के कंक्लूसिव रिमार्क्स एज यूजुअल डॉक्टर शारदा जी से। नहीं, मैं पहले तो आपका धन्यवाद, और जितने भी आज से हमारे जो दर्शक हैं बाहर बैठे हुए, आज से यहाँ पर फॉल का फर्स्ट डे है। सो आज से कनाडा में फॉल शुरू हो गई है, और बड़े लोग टुवर्ड्स होता है कि फॉल में बहुत बढ़िया कलर्स आते हैं जी। पीपल स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन ड्राइविंग in the next 1 month. This is what it is going to happen in this part of the world. आपके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप फ्री हो जाएं मैचेस को देख के, उसके बाद प्लीज़ इसको जब आप देखें यूट्यूब के ऊपर, आप इसको सबसे पहले तो, आप तो खैर सब्सक्राइब आपने तो किया हुआ, लेकिन इसी को
आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए और उनको कहिए वो भी अपने सोशल मीडिया पे डालें और वो भी सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट करें अपने दोस्तों मित्रों को कि औरों को भी सब्सक्राइब करें। यही हमारी आपको रिक्वेस्ट है। अगले मंडे से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो आप सब हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं जिन्होंने नवरात्रि रखने हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बाय द टाइम वी कम नेक्स्ट फ्राइडे जी, it will be already in the middle of Navratra. So wish you all the best till that time.